20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में देश और दुनिया के 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसमें भी करप्शन को अंजाम देने की खबर आई है। मामला टोंक की पीपलू पंचायत का है। यहाँ ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में घोटाले के आरोप लगे हैं। पीपलू पंचायत समिति में 14 जुलाई के ऑनलाइन टेंडर में पंचायत समिति विकास अधिकारी, कर्मचारियों और उनके निजी ठेकेदारों पर मनमानी और मिलीभगत के आरोप लगे हैं। कांडला एसोसिएट्स के विनोद चौधरी ने इस मामले में कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा और पीपलू उपखंड अधिकारी रवि वर्मा को ज्ञापन सौंपकर टेंडर निरस्त करने की मांग की है। पीपलू पंचायत समिति जो है उसमें कुछ रसूखदार जो ठेकेदार हैं वो अधिकारियों के साथ मिलकर मनमानी करते हैं, हमारी डीडी जमा नहीं करते हैं और मारा पीटी करने पर उतारू जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो रसूखदार जो ठेकेदार और कर्मचारी हैं उनकी जो मिलीभगत से जो टेंडर हो रहे हैं उनमें पारदर्शिता रखी जाए। विनोद चौधरी के मुताबिक ऑनलाइन टेंडर होने के बावजूद उन्हें वहां के निजी ठेकेदारों ने पंचायत समिति परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया, साथ ही उनके कागजात भी फाड़ दिए। उन्होंने इस मामले की शिकायत पीपलू उपखंड अधिकारी को भी की थी और सीईओ टोंक को भी व्हाट्सएप के जरिए मामला बताया था। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल को भी इसकी शिकायत की गई। बावजूद इसके अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला परिषद सीईओ डॉक्टर सौम्या झा की जानकारी में पूरा मामला है, लेकिन ठेकेदारों की बात छोड़िए, बीडीओ और पंचायत के दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई नहीं हुई। टोंक जिले के टोडा राइसिंग में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन हैरत तो ये है कि लगातार शिकायतें मिलने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। स्थानीय लोगों ने कारोबार करने वालों को रंगे हाथों पुलिस को पकड़वाया भी, लेकिन पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ शांति भंग में गिरफ्तार करके उन सभी को जमानत पर छोड़ दिया। इन लोगों ने वीडियो बनाकर भी पुलिस को दिखाया। ये वीडियो एसपी से फरियाद करने पहुंचे लोगों ने पुलिस के सामने रखा। इन लोगों का आरोप है कि नशे का कारोबार करने वालों का ये ठिकाना है। यहाँ दिन भर लोग स्मैक लेने आते हैं। इस वीडियो में एक युवक अपने जूते में पुड़िया छुपाते हुए भी दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि किस तरह से कारोबार किया जा रहा है और किस जगह स्मैक बेची जा रही है उसके वीडियो भी पुलिस को दिए गए, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। स्थानीय लोगों की शिकायत एसडीएम कार्यालय तक भी पहुंची, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार अपने बच्चों का भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर टोडा राइसिंग के लोग अपनी गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। हमारी गली में बहुत देर रात तक नशेड़ी आते हैं। हमारे बच्चों को भी बच्चों को और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमारे को बहुत टेंशन है। हम कलेक्टर साहब के यहाँ भी मिल चुके हैं और हम एक धारा 151 पे इनको लगा दिया, बार बार ये छूट जाते हैं। कहना गलत ना होगा कि पुलिस की मिलीभगत से टोंक जिले में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। समय रहते अगर पुलिस नशे के खिलाफ मुहिम चलाकर इन कारोबारियों को नहीं पकड़ती है तो आने वाले दिनों में पंजाब की तरह टोंक में भी नशे का कारोबार फैल जाएगा। जी हां, 12 साल बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की वजह से 50 साल के कुलविंदर सिंह को अपना परिवार मिल गया है। लेकिन कुलविंदर की पंजाब से राजस्थान पहुंचने और 12 साल तक गुम होने की कहानी काफी फिल्मी है। दरअसल कुलविंदर जब पंजाब से भटककर राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचे तो आरोप है कि श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के गांव 13 MDA के एक परिवार ने कुलविंदर को बंधक बना लिया। उन्होंने मतलब ये तो पट्ठे भी पुआए, गोहा भी सटाया, पोचे भी लवाए, सारी दिहाड़ी काम तो इहनूं टिकण नहीं दिंदे सी ते रात नूं पानी भी लाउंदा, खेती दा काम है, रात नूं भी लै जांदे ते बड़ा ही मतलब इहदे नाल धक्का होया जी। जब सोशल मीडिया के जरिए कुलविंदर के घर वालों को 12 साल बाद उसका पता चला तो एक समाज सेवी संगठन की मदद से वो राजस्थान पहुंचे और कुलविंदर को अपने साथ अपने घर ले गए और उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मन बना रहे हैं, जिसकी वजह से कुलविंदर अपने परिवार से 12 साल दूर रहा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद आनन फानन में पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। घटना शुक्रवार की रात देवा कुर्सी रोड के मितई गांव के पास की है, जहां सीतापुर के संदुना थाना क्षेत्र से जा रही श्रद्धालुओं से खचाखच भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार ट्रक में जा घुसी, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रॉली में सवार 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस घायलों को बचाने के लिए जेसीबी मंगाकर रेस्क्यू में जुट गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। सर हम सीतापुर से सर नरगा देवतन को जा रहे थे मेला के लिए। तो सर हम लोग ट्रैक्टर से जा रहे थे, पीछे ट्रक वाले ने साइड मार दिया, तो उसके साथ में सर हमारी ट्राली पलट गई। उसके तरह हम लोग सब लोग दब गए। सीतापुर के कुछ तीर्थयात्री अपने पूजा के लिए जा रहे थे। ट्राली से बैठे हुए थे, 3 गांव के लोग थे ये लोग, और ये जा रहे थे जिसमें बदरुद्दीनपुर एक गांव है, उसके आगे एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। उसमें टक्कर में इनकी ट्राली पलट गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए हैं। सभी को सीएससी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। एमपी के बैतूल जिले के आमला में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। एक शख्स ने बेटी के प्रेमी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बेटी को युवक की स्कूटी पर देख लिया था। ये बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने उसके प्रेमी को कुल्हाड़ी से काट डाला। पुलिस ने आरोपी और नाबालिग बेटे को दबोच लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई को लाखापुर गांव के खेत में नाले के पास आमला के रहने वाले सूरज की खून से लथपथ लाश मिली थी। वो होटल में वेटर का काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पता चला युवक की हत्या गांव के ही किशोरी उइके और उसके नाबालिग बेटे ने कुल्हाड़ी मारकर की थी और शव को नाले में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल की जांच ग्रामीणों से पूछताछ में सामने आया कि 17 जुलाई की रात लाखापुर में आमला का एक युवक दोस्त के साथ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। इसके बाद वह वापस आमला जा रहा था। लड़की के पिता किशोरी और भाई भी गांव में गए थे। उन्होंने दोनों को स्कूटी पर देख लिया था। इससे बाप बेटा आग बबूला हो गए। दोनों ने बाइक से स्कूटी का पीछा किया और स्कूटी को टक्कर मारकर सूरज को गिरा दिया। झगड़े का पता चलते ही पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की। पहले तो आरोपियों ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती करने पर अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता। ये न केवल भाई भाई के बीच दरार डाल देता है, बल्कि व्यक्ति हत्या जैसे अपराध को अंजाम देने से भी गुरेज नहीं करता। एमपी के बैतूल में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ के चिचोली थाना इलाके में छोटे भाई ने जादू टोने के शक में अपने ही बड़े भाई की हत्या करवा दी। आरोपी ने अपने दामाद को न केवल हत्या के लिए उकसाया, बल्कि उसके हाथों वारदात भी करवा दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक हरक चंद की पत्नी खटाया बाई ने सबसे पहले लाश देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को शक था कि हरक चंद की हत्या उसी के भाई ने की है। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पूछताछ में मृतक के भाई पतिराम ने कबूल किया कि उसने अपने दामाद कमल के साथ हत्या को अंजाम दिया है। पतिराम को ये था कि ये मेरा भाई मेरे परिवार पे जादू टोना करके और लोगों को मार रहा है। घटना दिनांक 20 तारीख को पतिराम ने अपने दामाद कमल को, जो उसी के पास जंगल में था, खेत पे था, उसको कहा कि ये इस तरह से कर रहा है, यदि तुमने इसको ख़त्म नहीं किया तो ये धीरे धीरे तुमको और मेरे को सबको ख़त्म कर देगा। रात का सन्नाटा तोड़ता हाथियों का हमला और शोर मचाकर टायर और मशाल जलाकर हाथियों को भगाने में जुटे गांव वाले। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा की हैं। रात का भोजन कर सोने की तैयारी कर रहे ग्रामीणों की नींद उस वक्त उड़ गई जब गांव में एक नहीं बल्कि 3-3 हाथी एक साथ घुस आए। एक एक कर उन्होंने गांव के 6 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उनकी चिंगार सुनकर पूरा गांव दहशत में आ गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस बीच अचानक अपने घर के बिल्कुल पास हाथियों को देखकर एक लड़की ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हाथी करीब 5 घंटे तक गांव में उत्पात मचाते रहे और उसके बाद जंगल की ओर चले गए। कहीं हाथी वापस न लौट आए, इस डर में ग्रामीण सारी रात रत जगा करते रहे। मिली जानकारी के मुताबिक हाथियों का दल अब भी गांव के नजदीक जंगल में घूम रहा है, जिससे ग्रामीण खौफ के साये में सांस लेने के लिए मजबूर हैं।
गांव वालों के मुताबिक इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से तीनों हाथी उत्पात मचा रहे हैं, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का घर से निकलना दोभर हो गया है। वन विभाग से निराश ग्रामीणों ने इस विपदा से निपटने के लिए खुद ही कमान संभाल रखी है। पुलिस को रौब दिखाते तो आपने कई बार देखा होगा, मगर सहानुभूति दिखाते बहुत कम ही देखा होगा। पुलिस का ऐसा ही मानवतावादी चेहरा छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में देखने को मिला है। फिंगेश्वर थाना प्रभारी भूषण चंद्राकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग के लावारिस शव का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया है। थाना प्रभारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कफन दफन करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की तरह पहले शव की पूजा अर्चना की और फिर दफन के बाद हाथ जोड़कर अंतिम विदाई भी दी। पुलिस की ये सहृदयता इलाके में चर्चा का विषय बन गई है और लोग फिंगेश्वर पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि 21 जुलाई की दरमियानी रात तकरीबन 9 बजे गश्त पर निकली पुलिस पार्टी को बोरित गांव के पास सड़क किनारे एक बुजुर्ग बेहोश पड़ा मिला था। पुलिस ने अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को मोर्चरी में रखवाकर 2 दिन तक उसकी शिनाख्त करवाने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हुए। अंत में थाना प्रभारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। छेड़छाड़ करने वाले मनचले को सबक सिखाने का ये वीडियो यूपी के सहारनपुर से आया है। थाना फतेहपुर क्षेत्र के छूटमलपुर में ये युवती हेल्थ क्लब चलाती है, जिससे पास के गांव बेहड़ा संदल सिंह का रहने वाला एक युवक छेड़छाड़ करता था। सड़क छाप शख्स आए दिन उस पर फप्तियां कसता था। एक दिन रोज की फिक्रेबाजी से तंग आकर युवती ने मनचले को दबोच दिया, उस पर जमकर तमाचे बरसाए और पिटाई का ये वीडियो बनवा लिया। इसीलिए पैदा करा था तुमने माँ बाप ने, इसीलिए पैदा करा था तुमने माँ बाप ने। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस बहादुर लड़की की तारीफ करते नहीं थक रहे। बिहार के बेगूसराय में दूध कम देने को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में जमकर फायरिंग की गई। इस घटना में एक पक्ष के 2 लोगों को जबकि दूसरे पक्ष से एक महिला को गोली लगी है। पूरी घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव की है। बताया जाता है कि चांदपुरा निवासी संदीप कुमार गांव के ही सुधीर सिंह से दूध लेता था। इसी दूध को कम देने को लेकर शिकायत की गई, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि सुधीर सिंह की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें संदीप सिंह को 2 गोली लगी, जबकि उसके भाई मिट्ठू को हाथ में गोली लगी। वहीं दूसरी ओर संदीप सिंह की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें सुधीर सिंह की बेटी सोनाली कुमारी को पैर में गोली लगी है। घटना के बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए बेगूसराय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों तरफ से 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही पुलिस ने 3 पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस गाँव में कैंप कर रही है और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। संदीप कुमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे बेगूसराय से पटना रेफर किया गया है। मेरे भाई को बदरमती हुआ लेके फिर आज मेरे भाई को मारा। हम गए छोड़ने के लिए, हमको देख लीजिए दबंग परिवार विलन करता है, क्या बाप जेल में है, वो हम दबंग है। हमको मेरे भाई को हम 2 ही आदमी वहाँ मौजूद थे, मेरे भाई को मारा, मेरे भाई भर्ती हम यहाँ पे करा। एमपी के जबलपुर में धारदार हथियारों की बिक्री एक शख्स को महंगी पड़ गई। पुलिस ने दुकान लगाकर तलवार, चाकू और बक्का बेच रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि इन हथियारों की बिक्री पर पाबंदी है। क्राइम ब्रांच ने कोतवाली पुलिस के साथ शुक्रवार को नट बाबा की गली में दबिश देकर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नट बाबा की गली में अशोक विश्वकर्मा अपने घर के बगल में बनी झोपड़ी में तलवार, चाकू बेचने के लिए रखता है, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। क्राइम ब्रांच ने कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर आरोपी अशोक विश्वकर्मा को दबोच लिया। उसकी झोपड़ी से 5 तलवार, 5 चाकू और 1 बकानुमा चाकू जब्त किया। आरोपी ने हथियारों में धार लगाने के लिए उनको वहां रखा हुआ था। गौरतलब है कि जबलपुर में चाकूबाजी और तलवारबाजी की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। पिछले 6 महीने में 13 में से अधिक हत्याओं में चाकू का इस्तेमाल किया गया है। वहीं हत्या के प्रयास संबंधी कई वारदात को चाकू से ही अंजाम दिया गया है।
तेलंगाना में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण निर्मल, आदिलाबाद और निजामाबाद जिले के गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ के कारण घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। तेलंगाना में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण राज्य के निर्मल, निजामाबाद और आदिलाबाद जिले के कई गाँव और कस्बे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन जिलों में नदी का पानी आ जाने के कारण हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने शुक्रवार की सुबह निजामाबाद जिले के सावेल गांव में बाढ़ के कारण वृद्धा आश्रम में फंसे 7 लोगों को बचाया। बता दें कि मौसम विभाग ने अभी कई दिन और बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे में बाढ़ के चलते परेशानी और भी बढ़ सकती है। अमूमन ऑपरेशन थिएटर में मरीज और डॉक्टर्स की ऑपरेशन सफल न होने तक सांसें अटकी रहती हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली के एम्स में एक चमत्कार देखने को मिला, जहां एक लड़की की पूरी तरह बेहोश किए बिना ही ब्रेन ट्यूमर की सफल सर्जरी की गई। इसमें खास बात ये रही कि महिला मरीज सर्जरी के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी करती रही। दरअसल गुरुवार को एम्स की न्यूरो एनेस्थेटिक टीम के नाम एक बड़ी सफलता लगी, जहां 24 साल की एक स्कूल टीचर, जिसके मस्तिष्क के बाईं ओर बने बड़े ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होनी थी। अमूमन सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश रखा जाता है, लेकिन इस महिला मरीज की सर्जरी पूरे होश में की गई। सर्जरी के दौरान महिला मरीज न सिर्फ पूरी तरह होश में रही, बल्कि ऑपरेशन टेबल पर वो खुद ही प्रार्थना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। लड़की के इस साहस को देखकर ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर्स भी हैरान थे। लड़की की इस हिम्मत और साहस की हर कोई दाद दे रहा है। ये ऑरेंज रंग के डिब्बे से जो बीप अलर्ट की आवाज आ रही है, वो आपको सावधान करने के लिए है। ये आवाज आपको किसी जानवर या किसी चीज से नहीं, बल्कि इंसान से ही सावधान रहने की बात याद दिला रही है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में इस डिवाइस की मदद से भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने से बचा जा सकेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस पूरे दुनिया के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। कोविड-19 के इस ड्यूरेशन में भी बच्चे के लिए ये जो डिवाइस एग्जिस्टेंस में आई है, इसको हम दुनिया तक ले जा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रॉब्लम हम कंटिन्यूस सुनते रहते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिमूव कर सकते हैं। लॉकडाउन का सही इस्तेमाल किसे कहते हैं, ये आप इस स्टूडेंट से सीख सकते हैं। शुभम एक्सेस यूनिवर्सिटी का छात्र है, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। लॉकडाउन में जब वह कॉलेज नहीं जा पाता था, उस समय का उसने घर में रहकर उपयोग किया। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ शुभम ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार कर दिखाया। ये कोई ऐसा वैसा डिवाइस नहीं है। शुभम बताते हैं कि जैसे ही आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो इसका अलर्ट जारी हो जाता है। डिवाइस ऐसा है कि अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, इसको अगर आइडेंटिटी कार्ड के जैसे इसको हम अपने गले पे लगा सकते हैं, टांग सकते हैं। तो जैसे हम अगर किसी पर्सन में जा रहे हैं तो वो 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन नहीं किए हुए हैं, तो ये डिवाइस हमको एंड्रॉइड ऐप में भी अलर्ट करेगी। कोरोना महामारी, सभी को अपनी जान की परवाह है। मन में सभी को शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। गिटार बजाता एक युवक
हंसकर मोबाइल से अपनी सेल्फी लेता ये लड़का और अच्छे लिबास में खुद की तस्वीर उतारता ये लड़का है संदीप, जो सूरत के रांदेर इलाके का रहने वाला है। इन तस्वीरों के बाद अब जरा इसे देख लीजिए। अच्छी मेकअप और लिबास पहने एक लड़की आपको नजर आएगी। देखने में आपको ये लड़की जरूर लग रही होगी, लेकिन अब जो सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे, क्योंकि सेल्फी लेते जिस लड़के की तस्वीर आपने कुछ सेकंड पहले देखी थी, वो ही अब बन चुका है ये लड़की। जी हाँ, अब संदीप नहीं अलीशा के नाम से ये लड़की के तौर पर जानी जाती है। आप भले ही चौंक गए हों, लेकिन ये सच है। जी हाँ, 12 आने सच। अपने शरीर का संदीप पटेल ने 3 बार ऑपरेशन करवाया और अपना जेंडर ही चेंज करवा डाला। હું હવે બહુ ખુશ છું, કારણ કે હું અંદરથી જે ફીલ કરું છું એ જ મારું બોડી પણ છે અને મારું માઇન્ડ, બોડી અને હાર્ટ બધું એક સિંકમાં છે. સો આઈ એમ સો હેપી. બસ જે પણ હોય હું ખુશ છું. બસ ફિમેલ તરીકે હું બહુ ખુશ છું. और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। जंग से जूझ रहे सीरिया से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सीरिया की सरकार की गोलाबारी में एक मकान ऐसा मिटा कि एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए, जिनमें 4 तो बच्चे ही थे। लेकिन इतने खतरनाक हमले के बावजूद मलबे में दबे कुछ बच्चों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि गोलाबारी इतनी भयानक थी कि उसमें मकान तो चूर चूर हो गया, लेकिन उसके मलबे में दबे कुछ बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत दिखे। बल्कि एक तस्वीर में तो एक बच्ची का धड़ मलबे से बाहर और उसकी कमर से नीचे का हिस्सा दबा कुचला नजर आया, मगर फिर भी उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो आराम से पेट के बल लेटी हो। बच्चों की हालत देखकर बचाव कर्मियों के हाथ पांव ऐसे फूले कि उन्होंने अपने हाथों से ही मलबा हटाना शुरू कर दिया और बच्चों को बाहर निकाला। रूस के करेलिया से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग के शोलों में धधकता दिखाई दिया। गर्मी की वजह से वहां आग काफी तेजी से फैलती जा रही और इसने अब तक 20,000 से भी ज्यादा एकड़ में फैले जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आग की ऊंची लपटों में जंगल के हरे भरे पेड़ पौधे सुलगते नजर आए। इस जानलेवा आग को बुझाने में दमकल कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस काम में कई विमानों को भी लगाया गया, जो आसमान से इन खतरनाक लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। वысокое задымление, ветер знакопеременных направлений। जंगल से उठते धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपने अंदर समा लिया, जिसकी वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना नामुमकिन हो गया। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। वहां की सरकार ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगवानी जरूरी कर दी, लेकिन यह फैसला वहां के ज्यादातर लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने इसके विरोध में वहां की संसद का घेराव कर दिया, जिसके बाद वहां तैनात पुलिस भी एक्शन में आ गई और उसने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन में शामिल लोगों में खूब झड़प भी हुई, लेकिन जब लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस मंजर को देख ऐसा लगा मानो संसद के आसपास का इलाका जंग का मैदान बन गया हो। लोगों को भगाने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई, लेकिन न सड़क पर उतरी भीड़ मानने को तैयार दिखी और न ही पुलिस वाले उन्हें बख्शने के मूड में नजर आए। जो उपद्रव मचाने से बाज नहीं आए, उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आई और उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस वालों पर भी कई बार हमला करने की कोशिश की। एक महिला तो बीच सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और उसे आगे बढ़ने से रोकने लगी। काफी देर तक वहां इसी तरह बवाल होता रहा। दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में 2 बड़ी जेलों में कैदियों ने इतना दंगा फसाद किया कि उनमें 22 की मौत हो गई। बताया गया कि दर्जनों कैदी जेल से भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। इक्वाडोर में जेलों का जिम्मा जिन सुरक्षा कर्मियों के पास है, उनके पास न तो आधुनिक हथियार हैं और न ट्रेनिंग, इसलिए वहां के राष्ट्रपति ने जेलों में इमरजेंसी लगा दी और उनकी पहरेदारी के लिए पुलिस से लेकर सेना तक को उतार दिया, जो जेल से भागते कैदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती नजर आई। दिन से रात हो गई, मगर पुलिस कैदियों की तलाश में अंधेरे में भी जगह जगह दबिश देती दिखी। घंटों के ऑपरेशन के बाद पुलिस और सेना ने जेल को अपने कब्जे में ले लिया और बेदम कैदी जमीन पर पड़े नजर आए। लेकिन इससे पहले कैदियों के गुट आपस में ऐसे भिड़े कि स्पेशल ऑपरेशंस पुलिस से लेकर सेना के जवान तक दौड़ते हुए जेल पहुंचे। यहां तक कि पुलिस का बम निरोधक दस्ता भी तेजी से जेल की तरफ जाता दिखा।
वहीं इक्वाडोर की दूसरी जेल में कैदियों की करतूत तो कैमरे में रिकॉर्ड तक हो गई। जो अपराधी जेल की कोठरी में कैद रहते हैं, तस्वीरों में वो उसकी छत तक पर खुले सांड की तरह उत्पात मचाते दिखे। यहाँ तक कि 2 कैदियों ने तो जेल के गार्ड टावर पर लगे एक खंबे को गिरा तक दिया। कैदियों के ऐसे तांडव को देखकर आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर मंडराने शुरू हो गए। इक्वाडोर की जेलों में दंगे और गैंग वॉर आम बात है। पिछले महीने भी वहां की एक जेल में कैदियों के अलग अलग गुटों में लड़ाई छिड़ गई थी और फरवरी में तो वहां की 3 जेलों में ऐसी गैंग वॉर हुई थी कि लगभग 80 कैदी मारे गए थे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।